शिवाक्ष ने अपने उसके चेहरे से नजर हटाई और उसके चेहरे पर फूंक मार दी। फूंक से अंजलि ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। शिवाक्ष उसे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर उससे अलग होते हुए बोला, आई एम शिवाक्ष राजवंश, और जो तुम सोच रही हो, शिवाक्ष राजवंश वैसी हरकत नहीं करता। मेरे साथ तुम सेफ हो। बोलकर शिवाक्ष अपने गिटार की ओर चला गया। अंजलि की सांसें अभी भी बहुत तेजी से दौड़े जा रही थीं। वो आंखें बंद करके खुद को शांत कराने लगी। शिवाक्ष अपने गिटार के पास जाकर बैठ गया। अंजलि भी अपने पास रखे बेंच पर बैठ गई। शिवाक्ष ने गिटार को बैग से बाहर निकाला और बजाने लगा। अंजलि उसकी ओर देखने लगी। शिवाक्ष ने गाना शुरू किया। अरे, अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूं उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें घायल हुआ मैं उस पल से। इसमें नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, ए दिल तू बता रे। हाय। शिवाक्ष आंखें बंद किए गाता रहा। वहीं अंजलि भी आंखें बंद करके उसके गाने को सुने जा रही थी। शिवाक्ष का गाना इस फिक्र भरे माहौल को काफी हल्का कर रहा था। गाना खत्म होते ही शिवाक्ष जमीन पर दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया। गाना बंद हुआ तो अंजलि ने आंखें खोली। कमरे में पूरा अंधेरा छा चुका था। रोशनदान से अब बस हल्की सी चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी थीं और साथ ही मौसम खराब होने की वजह से तेज हवाएं भी चल रही थीं। अंजलि को अकेले बेंच पर बैठे डर सा लगने लगा था, तो वो धीमे धीमे चलकर शिवाक्ष के बगल में जाकर बैठ गई। शिवाक्ष आंखें बंद करके बैठा हुआ था। किसी के पास बैठने की आहट सुनी तो उसने आंख खोलकर देखा। अंजलि को अपने बगल में बैठता देखकर शिवाक्ष के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। बाहर से आ रही आवाजों से डरकर अंजलि थोड़ा सा और शिवाक्ष की तरफ को खिसक गई। शिवाक्ष ने देखा तो सीधा होकर बैठ गया। दोनों खामोश बैठे रहे। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, आप अब चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए ना। अंजलि की बात सुनकर शिवाक्ष बोला, क्यों? खामोशी अच्छी नहीं लग रही क्या? फिर से लड़ना चाहती हो क्या? नहीं। बोलकर अंजलि अपने हाथ आपस में मिलाकर अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगी और आगे बोली, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसे अंधेरे कमरे में रहने से डर लग रहा है। कुछ बुरे एहसास होने कहते हैं, तो इसलिए खामोशी अच्छी नहीं लग रही। शिवाक्ष ने हल्की सी चांद की रोशनी में उसे देखा और पूछा, तुम्हें अंधेरे कमरे में रहने से डर लग रहा है और तुम एक अनजान लड़के के साथ एक कमरे में अकेली बंद हो, इस बात से तुम्हें डर नहीं लग रहा? अंजलि ने उसे जवाब देते हुए कहा, अभी तो आपने कहा कि मैं आपके साथ बिल्कुल सेफ हूं। मैंने कहा और तुमने मान भी लिया। शिवाक्ष में एक और सवाल करते हुए उसे देखा। पता नहीं क्या माना है और क्या नहीं, लेकिन अंधेरे में अकेले रहने से अच्छा आपका साथ लग रहा है। अंजलि ने सहजता के साथ जवाब दिया। शिवाक्ष, और ऐसा क्यों? अंजलि, ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान की नीयत उसकी नजरों से पता चल ही जाती है। आप मुझे परेशान करते हैं, लेकिन आप नजरें मुझे खराब नहीं लगी। मुझे कोई बुरी वाइब नहीं आ रही और मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि मैं आपके साथ सेफ हूं। अंजलि की बात सुनकर शिवाक्ष सोच में पड़ गया। क्या उस पर विश्वास करना किसी के लिए इतना आसान है? सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और अपने बालों में हाथ घुमा दिया। क्या इन दोनों में बढ़ने लगी है नजदीकियां? क्या अंजलि का विश्वास करना शिवाक्ष के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स ले आएगा? एक सुनसान सड़क पर एक लड़का तेजी से भाग रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसके कपड़े पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे। पर फिर भी वह चाहकर भी रुक नहीं सकता था। वह ना चाहते हुए भी बस भाग रहा था। उसके पीछे एक लाल रंग की तेज स्पोर्ट कार उस लड़के का पीछा कर रही थी। उस स्पोर्ट कार में एक लड़का और एक लड़की दोनों हंसते हुए अपने सामने के लड़के को भागते हुए देख रहे थे। उस कार में बैठी लड़की ने कहा, बेबी, ये बेचारा कब से भाग रहा है, बस इसे और तड़पाना सही नहीं है। चलो, अब उसे इस भाग से फ्री कर देते हैं। उस लड़की की बात सुनकर कार चला रहा वो लड़का मुस्कुराते हुए उस लड़की की ओर देखने लगा और फिर उसने कहा, ठीक है बेब्स, अब इस बेचारे को हमेशा के लिए आराम दे देते हैं। ये कहने के बाद उस लड़के ने अपनी कार का एक्सीलेटर जोर से दबा दिया और फिर उनकी स्पोर्ट्स कार की स्पीड एक ही झटके में तेज हो गई और वह तेजी से सड़क पर भाग रहे लड़के की ओर चली गई। जब सड़क पर भाग रहे उस लड़के के कानों में कार की आवाज तेज और तेज होने लगी, तब उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा
और बूढ़ी तरह से थका हुआ होने के बाद भी उसने और तेजी से भागने की कोशिश की। लेकिन बस कुछ भी देर बाद वह स्पोर्ट्स कार उस लड़के के पास आ गई और फिर उस स्पोर्ट्स कार ने उस लड़के को सीधे उड़ा दिया, जिससे वह लड़का कार की टक्कर से घायल होकर सड़क पर दूर जा गिरा। उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उसकी सांसें भी धीमी चल रही थीं। लेकिन इस टक्कर के बाद भी वह लड़का अब तक मरा नहीं था। उस लड़के को टक्कर मारने के बाद वह गाड़ी एक तेज ब्रेक के साथ रुक गई। इसके बाद उस गाड़ी से वह दोनों लड़का और लड़की बाहर आए और धीरे धीरे चलते हुए उस घायल लड़के के पास आ गए। उसके सिर के पास खड़े होकर उसे देखते हुए वह दोनों हंसने लगे। हा 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 हा। इसके बाद उस लड़की ने कहा, बेब्स, देखो वो अब भी कितना जिद्दी है। इतनी जोर की टक्कर लगने के बाद भी वो मेरा नहीं। इस पर उस लड़के ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, तो बेब्स चलो, इसकी जिद को खत्म कर देते हैं। ये कहते हुए उस लड़के ने उस लड़की को अपनी ओर खींच लिया और फिर वह दोनों उस घायल लड़के की ओर देखने लगे। इसके बाद वह लड़का अपनी कार के पास गया और वहां पर अपनी कार से उसने एक लोहे का राइड लिया और उसके साथ खेलता हुआ वह उस घायल लड़के के पास आ गया। इसके बाद जब वह लड़का उस घायल लड़के पास गया, तब उसके बगल में खड़ी लड़की ने कहा, बेबी, क्या मैं ये कर सकती हूँ? प्लीज ये मुझे दो ना, मैं इसे अपने हाथों से करना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, लो, तुम ये शुभ काम अपने हाथों से करो। ये कहते हुए उस लड़के ने अपने हाथ में रखी लोहे की रायनाड उस लड़की को दे दी। उस लोहे के रायनाड को अपने हाथों में लेकर उसने दया भरी नजरों से उस घायल लड़के को देखा और फिर उसने कहा, ओह दक्ष, पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। अब देखो तुम्हें इसके लिए कितनी बड़ी सजा चुकानी पड़ रहा है। खैर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बाइंडी को हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है? ये कहने के बाद वह लड़की और लड़का दोनों उस घायल लड़के, जिसका नाम दक्ष था, उसे देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। हा हा हा। इस समय दक्ष की आंखों में निराशा, उदासी, बेबसी, नाराजगी और गुस्सा, सभी तरह के इमोशन दिखाई दे रहे थे। उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो ये सोचकर बहुत दुखी हो रहा था कि जिस लड़की पर उसने भरोसा करके उसकी मदद करने की कोशिश की थी, वहीं उसके साथ ऐसा कर रही थी। ये सोचकर ही उसकी आंखों से अनजाने में आंसू गिर पड़े। इसके बाद वह लड़की रायंड को लेकर शौर्य के सिर के पास आ गई और फिर वह लोहे की रायंड को जमीन से टकराने लगी। रायंड की जमीन से टकराने की आवाज दक्ष के कानों में साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका पूरा दिल कई टुकड़ों में टूट गया। उसकी आंखें इस समय गुस्से से भरी हुई थीं। वह अपने सामने खड़े दोनों लोगों को मारना चाहता था, लेकिन वह अब ऐसा नहीं कर सकता था। ये सोचते हुए उसका चेहरा बेबसी और गुस्से से भरा हुआ था। इसके बाद अगले ही पल उस लड़की ने अपने हाथ में रखी लोहे की छड़ को हवा में उठा और उसे जोर से दक्ष के सिर पर दे मारा। उस लड़की के इस वार से दक्ष की सांस पूरी तरह से बंद हो गई और अनिच्छा, गुस्सा और बदला लेने की भावना के साथ उसकी आंखें उन दोनों लोगों की ओर टिक गईं। इस समय तक दक्ष की सांसें पूरी तरह से रुक चुकी थीं और वह मर चुका था। कुछ समय बाद, ये मैं कहाँ हूँ? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? दक्ष ने अपने आस पास देखा और पाया कि वह किसी अंधेरे कमरे में था। जब शौर्य इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? यह आवाज बहुत ही कमजोर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आवाज अब किसी भी पल बस गायब होने वाली है। उस आवाज को सुनकर दक्ष अचानक चौंक गया और फिर उसने कहा, मैं दक्ष हूं। तुम कौन हो और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इस पर उस आवाज ने कहा, मैं भी दक्ष हूं। बस फर्क इतना है कि अब मैं मर रहा हूं। उस आवाज की ये बात सुनकर दक्ष अवाक रह गया और फिर उसने कहा, मर रहे हो, इसका क्या मतलब है? तब उस आवाज ने दोबारा कहा, मेरे पास अब इतना समय नहीं बचा है कि मैं तुम्हें इसके इसके बारे में बता सकूं। मैं बस तुम्हें ये बता सकता हूं कि अब से तुम मेरे इस शरीर के नए मालिक हो, मेरे इस शरीर की नई आत्मा। मैं तुमसे बस इतनी सी विनती करना चाहता हूं कि जिसने मेरे साथ ये किया है, तुम उससे मेरा बदलो लो। बस मुझे तुमसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए।
उस आवाज की ये बात सुनकर दक्ष का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज उससे क्या कहना चाह रही थी। उसका मन इस समय पूरी तरह से उथल-पुथल से भर चुका था। दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरा शरीर, आत्मा, बदला। ये बुदबुदाने के बाद दक्ष ने दोबारा कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। इस पर उस आवाज ने दोबारा कहा, जब तुम जागोगे और मेरी यादों को अपनी यादों के साथ एकीकृत करोगे, तब तुम्हें सब कुछ पता चला जाएगा। ये कहते हुए वह आवाज और भी ज्यादा धीमी होने लगी और गायब होने लगी। उस आवाज ने गायब होते हुए कहा, बस मेरे पिताजी का हमेशा ख्याल रखना और तब मैं आराम से जा सकता हूं। ये कहते हुए वह आवाज गायब हो गई। उस आवाज की बात सुनकर दक्ष पूरी तरह से अवाक रह गया और फिर अगले ही पल, स्वीश, उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। इसके बाद अचानक दक्ष ने अपनी आंखें खोलीं। इस बार उसके सामने अंधेरा नहीं था, बल्कि उसके चारों ओर किसी महल के कमरे की दीवारें थीं। दक्ष ने पाया कि इस समय वह एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके शरीर में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। ये देखकर दक्ष चौंक गया और फिर उसने कहा, क्या मैं मरा नहीं? ये कौन सी जगह है? क्या मैं कोई सपना देखकर रहा हूं? ये कहते हुए दक्ष ने उठने की कोशिश कि तब उसे अचानक अपने शरीर में तेज दर्द का एहसास होने लगा। दक्ष ने अपने दर्द को सहा और उठकर बैठ गया। जब उसने अपनी नजरें दौड़ाई, तब वह अपने चारों ओर देखकर हैरान रह गया। उसने पाया कि अब वह एक पूरी तरह से नई जगह पर आ गया था। दक्ष ने अपने मन में कहा, ये क्या बकवास है? ये मैं कहाँ आ गया हूं? जब दक्ष ने इतना भर कहा ही था कि इतने में उसके दिमाग पर एक तेज और जोरदार झटका लगा और उसे अपने सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों के सामने बहुत सारी स्मृतियां और दृश्य चलने लगे। ये सभी यादें दक्ष के दिमाग में एक एक करके एकीकृत होने लगे। कुछ समय बाद जब दक्ष के दिमाग में सारी यादें एकीकृत हो गईं, तब उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह दोबारा अपने बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ ही समय में दक्ष की चीख सुनकर उसके कमरे में कुछ लोग दौड़ते हुए अंदर आए। इनमें एक बूढ़ा आदमी, दो नौकर और कवच पहने एक आदमी था। उस आदमी ने कहा, वैद्य जी, क्या हुआ? शौर्य इस तरह से चीखा, क्यों? आपने तो अभी कहा था कि शौर्य की हालत बहुत गंभीर है और वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, तो फिर ये चीख। इस पर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, महामहिम, मैं अभी देखता हूं। ये होने के बाद वह बूढ़ा वैद्य दक्ष को जांचने लगा। कुछ समय तक दक्ष की जांच करने के बाद अचानक उस बूढ़े वैद्य की आंखें आश्चर्य से भर गईं और उसने कहा, असंभव, ये कैसे हो सकता है? उस बूढ़े वैद्य की बात सुनकर वह आदमी थोड़ा घबरा गया और उसने तुरंत कहा, क्या हुआ वैद्य जी? क्या दक्ष? क्या वो? उस आदमी की बात सुनकर बूढ़ा आदमी जैसे किसी सदमे से जाग हो। उसने अपनी आश्चर्य भरी आंखों से उस आदमी की ओर देखा और फिर उसने कहा, महामहिम, मैंने आज सुबह ही राजकुमार का निरीक्षण किया था और इस बात की कोई भी संभावना नहीं थी कि वह अब बच पाएंगे। किंतु अब उस बूढ़े वैद्य की बात सुनकर उस आदमी के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई और फिर उसने कहा, पर अब क्या वैद्य जी? उस आदमी की बात सुनकर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, पर अब जब मैंने राजकुमार के शरीर की जांच की तो पाया कि उनकी सभी गंभीर घोंटें ठीक हो चुकी है और केवल कुछ बाहरी घोंटें ही बची हैं। ये एक चमत्कार है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। उस बूढ़े वैद्य की ये बात सुनकर वह आदमी और दोनों नौकर भी एक पल के लिए हैरान रह गए और फिर अगले ही पल उस आदमी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने खुशी से कांपते हुए कहा, वैद्य जी, क्या ये क्या ये सच है? क्या आप सच कह रहे हैं? दक्ष अब दक्ष अब ठीक है। उसकी उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, जी महामहिम, अब राजकुमार खतरे से पूरी तरह से बाहर है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर वह आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद कुछ और बात करने के बाद सभी लोग उस कमरे से बाहर चले गए। अगले दिन जब दक्ष ने दोबारा अपनी आंखें खोलीं, तब उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी थीं।
उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। उसने खुद से कहा, दक्ष, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस जीवन में मैं किसी को भी खुद को धमकाने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, मैं उन सभी से तुम्हारा बदला लूंगा। अब तुम आराम से जा सकते हो। ये कहते हुए दक्ष की आंखें और भी ज्यादा दृढ़ हो गईं। अपनी पूरी यादों को एकीकृत करने के बाद दक्ष को अब सब कुछ समझ में आ गया था। उसकी यादों को एकीकृत करने के बाद दक्ष को यह पता चला कि दक्ष अब पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि एक दूसरी दुनिया में है, जहां केवल मजबूत लोगों का ही सम्मान किया जाता था और कमजोरों को धमकाया जाता था। अपनी यादों से दक्ष को पता चला कि उसकी आत्मा अपने समान नाम वाले एक 18 वर्षीय लड़के के शरीर में आ गई है, जो अभी मृत्यु के निकट था। उसे अपनी यादों से पता चला कि कुछ समय पहले 4 पर्वतीय संप्रदाय, जहां पर इस शरीर का मालिक परीक्षण के लिए गया था, वहां इसी के एक चचेरे भाई ने इसकी बेरहमी से पीटाई कर दी और इसे पूरी तरह से मरने की हद तक पीट दिया। जब इसे वापस इस महल में लाया गया, तब तक इसकी सांसें पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थीं और अंत में इसकी मृत्यु हो गई। उसे अपनी यादों से इस दुनिया के बारे में भी बहुत सी बातों के बारे में पता चला, जिससे दक्ष आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय बाद दक्ष ने कहा, अब से ये मैं हूं और अब मुझे इस जीवन में कोई भी धमका नहीं सकता। ये कहते हुए दक्ष की आंखें पूरी तरह से दृढ़ हो गईं। 7 दिन बाद दक्ष अपने कमरे में बनी साधना कक्ष में दोनों पैरों को मोड़कर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थीं। अब तक दक्ष को इस दुनिया में आए हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। इस 1 हफ्ते में दक्ष को इस दुनिया के बारे में बहुत सी बातों का गहराई से पता चला। दक्ष ने अब तक अपनी यादों को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया था। अपनी यादों को पूरी तरह से एकीकृत करने के बाद दक्ष को पता चला कि वह कुनलुन नामक एक ऐसे महाद्वीप में है, जहां लोगों की जन्मजात प्रतिभा को योद्धा की मार्शल स्पिरिट कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक योद्धा की सारी भविष्य की उपलब्धियां उसकी मार्शल स्पिरिट से गहराई से जुड़ी होती हैं। मार्शल स्पिरिट कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि आग, पानी, बर्फ, तूफान, वायु, प्रकाश, अंधकार इत्यादि। इसके अतिरिक्त हथियार आत्माएं होती हैं, जैसे कि चाकू, तलवार, भाले, हलबर्ड इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ पशु आत्माएं भी होती हैं, जैसे कि गैंडा, वानर, सांप, शेर, पक्षी इत्यादि। इसके अलावा कुछ शक्तिशाली और भयानक मार्शल स्पिरिट भी होती हैं, जिन्हें अमर भावना या अमर आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये सभी मार्शल स्पिरिट विकसित होकर अपने स्वामी की साधना और अपनी ताकत को बढ़ाती जाती है। जब दक्ष ने ही अपनी सारी यादों को एकीकृत किया, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि जिस शरीर में उसकी आत्मा ने प्रवेश किया है, वह एक कमजोर शरीर है, जिससे दक्ष को थोड़ा दुख हुआ। दक्ष को पता चला कि इस शरीर ने पहले ही अपनी मार्शल भावना को जागृत कर लिया था, जो कि एक छोटे काले सांप के आकार की थी, जिसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। इस छोटे काले सांप की प्रजातियां ज्ञात न होने के कारण सभी लोग इसे एक बेकार आत्मा कहते थे। इसके अतिरिक्त इस शरीर में मार्शल भावना को विकसित करने के बाद इस शरीर ने साधना में अधिक प्रगति नहीं की थी। उसी के उम्र के सभी लोग उससे कहीं अधिक मजबूत थे, जबकि यह शरीर बहुत कमजोर था, जिसके कारण इसे बेहद अपमानित किया जाता था। दक्ष को इस बात का ज्ञान हुआ कि दक्ष के परिवार में केवल उसके पिता थे, जो उसका ख्याल रखते थे। इसके अतिरिक्त उसके परिवार के सभी सदस्य उनको हेय दृष्टि से देखते थे। इस समय दक्ष अपनी साधना में पूरी तरह से डूबा हुआ था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसके अंतर्मन में एक छोटी सी रोशनी चमकने लगी। जब दक्ष ने ध्यान से उस रोशनी की तरफ देखा, तब उसने पाया कि यह उसकी अपनी मार्शल भावना है, जिसे सभी लोग बेकार आत्मा कहते थे। यह एक छोटे से काले सांप की तरह था, जो शांति से लेटा हुआ था। अगले ही पल इस सांप की छाया शौर्य के पीछे प्रकट हुई और उसके कंधे पर आराम से जाकर लेट गई। यह देखकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष का चेहरा हैरानी और आश्चर्य से भर गया। वह खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सका, क्योंकि उसने पाया कि अगले ही पल उसके मन में एक और रोशनी की किरण दिखाई दी, जिसे देखकर दक्ष पूरी तरह से स्तब्ध रह गया।
जब दक्ष ने ध्यान से उस रोशनी की किरण को देखा, तब उसने पाया कि यह एक और मार्शल भावना है, जो कि एक परछाई से गिरी हुई है। दक्ष को यह तो नहीं पता था कि यह किस प्रकार की मशाल भावना है, लेकिन उसे इतना एहसास जरूर था कि यह उसकी दूसरी मार्शल भावना है, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। दक्ष ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, दोहरी मार्शल भावना। इस दुनिया में जिसके पास दो मार्शल भावनाएं होती थीं, उसे दोहरी मार्शल भावना वाले प्रतिभा के रूप में माना जाता था। सामान्य स्थिति में प्रत्येक योद्धा के पास एक ही मार्शल भावना होती थी, किंतु जिन योद्धाओं के पास दूसरी मार्शल भावना होती थी, उसे पूरे महाद्वीप में एक प्रतिभाशाली योद्धा माना जाता था। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, इस छोटे काले सांप के साथ अब मेरे पास एक और मार्शल भावना है। शायद यह मेरे दो आत्माओं के मिलने के कारण हुआ है, जिससे मेरे पास दूसरी मार्शल आत्मा है। भले ही मैं अभी ये नहीं जानता कि यह मार्शल भावना क्या है, परंतु देर साबिर इसका भी पता चल जाएगा। यह कहने के बाद दक्ष ने साधना करना जारी रखा। दक्ष ने पाया कि उसके साधना की गति उसकी यादों से कई गुना तेज हो गई है। इसके बाद धीरे धीरे दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा दक्ष के शरीर और उसकी मार्शल स्पिरिट्स को पोषित करने लगी, जिससे दक्ष के सभी अंग और हड्डियां मजबूत होती जा रहा थीं। जल्दी ही दक्ष को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी छोटी सांप मार्शल भावना उसकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। इस बात का एहसास होते ही दक्ष हैरान रह गया और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद दक्ष ने कहा, चलो, अभी फिलहाल तुम्हें हम लिटिल ब्लैक स्पिरिट के नाम से पुकारेंगे। इसके बाद फिर लगभग 4 घंटे बाद दक्ष ने एक गहरी सांस छोड़ी, जिससे सफेद दूधिया धुंध उसकी नाक से बाहर निकली। इसके बाद दक्ष को एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर तरोताजा हो गया है। यह महसूस करते हुए दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद दक्ष ने अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया और अपनी ताकत को महसूस करने लगा। इसके बाद दक्ष ने कहा, तो ये है एक योद्धा की ताकत, बहुत खूब। यह कहने के बाद दक्ष अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपने साधन कक्ष से बाहर चला गया। बाहर एक अभ्यास स्थल था, जहां कई लकड़ी और पत्थरों के खंभे उसके अभ्यास के लिए रखे हुए थे। अभ्यास स्थान में पहुंचकर उन लकड़ियों के खंभों को देखते हुए दक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। इसके बाद अचानक उसने हवा में अपना मुक्का मारा, जिससे हवा में छेद हो गया और हवा में तरंगे बनने लगीं। इसके बाद शौर्य का मुक्का सीधे एक पत्थर के खंभे से जा टकराया, जिससे वह पत्थर का खंभा टूटकर धूल में बदल गया। लेकिन इसके बाद भी हवा का दबाव कम नहीं हुआ और वह 2 मीटर आगे जाकर एक और पत्थर के खंभे से जा टकराया, जिससे उस पत्थर के खंभे में दरारें पड़ गईं और वह टूटने के कगार पर आ गया। यह देखकर दक्ष के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई